तो मई जून 2023 वेरिएंट 23 करें आज सही है। इंशाल्लाह अगली क्लास में वो कर लेंगे। इसका अक्टूबर का वेरिएंट कर लेंगे तो हमारे पेपर हो जाएंगे अच्छे खासे सही है। सो आ जाओ। अब इसकी इन्होंने एग्जामिनर रिपोर्ट अभी तक नहीं दी हुई, पता नहीं क्यों, या कहीं ना कहीं होगी, अल्लाह जाने। तो खैर है, हम देखते हैं। अम, कौन करना चाह रहा है? पहला क्वेश्चन जो है वो काइनेमैटिक्स का है। कासिम आप कर लो काइनेमैटिक्स का। See, a well has a depth of 36 meters from ground level to the surface of water in the well as shown figure 1.1. A student wishes to find the depth of the well. The student plans to drop a stone down the well and record the time taken for releasing the stone to hearing the splash made by the stone as it enters the water. Assume that air resistance is negligible and that the stone is released from rest. Calculate the time taken for the stone to fall from ground level to the surface of the water. हम्म। सर तो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो इसका मतलब हम इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। ओके, बिल्कुल सही सोच रहे हो। और रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। परफेक्ट हो गया। तो अगर हमने टाइम फाइंड करने ना तो इसमें टू एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर करने में। ओके, नहीं वो तो नहीं। अगर ये टू कहना ए एस लगा रहे हो तो टाइम तो नहीं आएगा ना उसमें। सो जी इनिशियल जी बस वेलोसिटी आपने कहा जीरो है। सही है। एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर कर सकते परफेक्ट हैं। परफेक्ट परफेक्ट, सही है, ये आ गया। और जी आपके पास, ए आपके पास आ जाएगा 9.81। सही है। और टी आपके, टी में आप इंटरेस्टेड हो, सही है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। सो एस आपने रखा 36, यू टी आपके पास हो गया जीरो, मल्टीप्लाई बाई टू डिवाइड बाई 9.81 अंडर रूट इज इक्वल टू टी, सही। सो ये आपके पास आ रहा है, निकाल दो कितना आ रहा है। 2.7 होता 2.7। ओके, है। आगे आ जाओ। The time recorded by a student using a stopwatch is not equal to the time in A. Suggest three possible reasons other than the effect of A resistance for this difference. सर हम्म। इसमें हम ह्यूमन एरर के बारे में लिख सकते हैं ओके, लेकिन लिखोगे क्या? कि जब उसने टाइम मेजर करने में उसका लाइक ह्यूमन एरर हो सकता है जब वो स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अच्छा, देखो, अगर तो आप इसका कॉन्सेप्ट देखो तो कॉन्सेप्ट ये होगा कि जब उसने स्टोन को ड्रॉप किया है, सो स्टोन जिस मोमेंट पे यहाँ पे हिट करेगा, सही है, तो क्या आवाज जनरेट होगी, साउंड जनरेट होगा, राइट। जी फिर उस साउंड ने ऊपर भी तो ट्रेवल करना है, राइट। सो वो साउंड कुछ टाइम लेगा ऊपर तक पहुंचने में, राइट, बिकॉज यू नो दैट साउंड एट द स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकेंड। लेकिन स्टूडेंट ने उस चीज के इफेक्ट को कंसिडर ही नहीं किया, राइट। क्योंकि स्टूडेंट ने जब जिस मोमेंट पे, लेट से स्टूडेंट ने टी इक्वल्स टू जीरो पे स्टोन ड्रॉप किया, राइट, एंड टी इक्वल्स टू टी वन पे स्टोन ने सरफेस ऑफ वाटर पे हिट किया, सही है, और साउंड जनरेट हुआ, सही है। एंड साउंड जब स्टूडेंट तक पहुंचा, तो उस वक्त जो टाइम हुआ टी इक्वल्स टू टी टू तक। इतना समझ में आई? ये तीन टाइम की कहानी समझ में आई? जी सही। अब देखो, स्टूडेंट जब साउंड सुनेगा तभी वो स्टॉप वॉच को स्टॉप करेगा, राइट। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट टाइम कौन सा ले रहा है? टी जीरो, टी जीरो से लेकर टी टू तक का टाइम ले रहा है, सही है। टी जीरो से लेकर टी टू तक का टाइम वो स्टूडेंट ले रहा है, सही है। तो जब वो टी टू तक का टाइम ले रहा है तो उसके अंदर मसला ये आएगा कि वो स्पीड ऑफ द साउंड जितना ट्रेवल करेगा 36 मीटर, वो चीज भी इंक्लूड हो रही है, सही। तो एक तो मसला यहाँ पे ये आ जाएगा, सही है, कि आप जो है ना वो डबल डिस्टेंस ले रहे हो, सही है। एक डिस्टेंस जाने आने का, दोनों का डिस्टेंस आ रहा है, सही है। दूसरी चीज, अच्छा, एक तो ये चीज मुझे समझ में आती है। अच्छा, आप कह रहे हो ह्यूमन रिएक्शन एरर, इस तरह से कुछ कह रहे हो, तो वो क्या होगा? उसकी एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? सर ये प्रैक्टिकल में लाइक होता है ना क्योंकि जब स्टॉप वॉच से आप वो करते हो तो उसमें एरर में हम ये लिख सकते हैं नहीं नहीं, कि वो आप सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। देखो, लेकिन यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी तो देनी होगी ना। वो आपसे पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे देखो, स्टेट पॉसिबल रीजन अदर देन। अच्छा,
ऐसे थ्री पॉसिबल रीजन। अच्छा, तो अब जो रीजनिंग है वो आप रीजनिंग में क्या दोगे, क्योंकि ह्यूमन रिएक्शन एरर इज जस्ट ए स्टेटमेंट, उसको उसको जस्टिफाई या बताओगे किस तरह से, यानी किन किन चीजों के बीच में ह्यूमन रिएक्शन एरर आएगा? सर 2 मिनट मुझे सोचते। यस, आया ज़हन में आया। सर सर वो टाइम डिफिकल्ट होगा मेजर करने की जिस वक्त वो लाइक वो जो रॉक है ना वो हिट हम्म। करेगा ग्राउंड वाटर को। गुड, बेसिकली हम इस तरह से कहेंगे, ह्यूमन रिएक्शन एरर, ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर, सही। क्योंकि जब रॉक ने हिट किया होगा सरफेस ऑफ द वाटर को, सही है, और साउंड जनरेट हुआ होगा, और जिस मोमेंट पे उसने रोकी होगी स्टॉप वॉच, वो सेम नहीं होंगे, सही है। सो हम कह सकते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम एरर बिटवीन द हियरिंग ऑफ साउंड, सही, एंड स्टॉपिंग द स्टॉप वॉच। समझ गया भाई? जी आगे आ जाओ। इसकी 3 नहीं लिखने। हाँ हाँ, वही, एक तो ये हो गया। अच्छा, और अगर कोई और आप बताओ। अच्छा, एक मैंने बता दिया कि भाई साउंड जो है ना, मतलब जो उसने टाइम रिकॉर्ड किया वो साउंड का भी आ रहा है, उसके अंदर इंक्लूड हो गया। सही है, दो मतलब मिनट जब हम, मैं दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि भाई व्हेन a stone hits the water, sound will travel to the student, सही है। सो अच्छा, जब साहब, सो जो टाइम रिकॉर्डेड जो होगा वो रिकॉर्डेड वुड बी ग्रेटर। सही हो गया। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट। प्लस 2। सर 2 मिनट जी। सर हम उसकी लिख सकते हैं हाइट के बारे में कि उसकी हाइट पे डिपेंड करता है किसकी हाइट पे? जो जिधर से रिलीज हो रहे हैं ना। हाँ हाँ, क्या लिखोगे? कि वो उसने तो ग्राउंड लेवल से रिलीज नहीं किया, उसने ऊपर से कहीं से रिलीज कर दिया, राइट? जी जी आप ये कह सकते हो सही, या आप ये भी कह सकते हो कि उसने सीधा नहीं फेंका हो, उसने तो टेढ़ा फेंका हो, यहाँ से टकरा के पे यूं, टकरा के पे यूं गया हो, सही है। तो ये भी आप जी। कह सकते हो, सही है। और ये कह सकते हो, सही है। सो स्टूडेंट माइट releases the stone from above the ground level, सही, above the ground, सही हो गया। चल आगे आ जाओ। जी the student repeats experiment 3 times and uses the result to calculate the depth of the well. The values are shown in figure 1.1. The true depth of the well is 36 meter. Explain why these results may be described as precise but not accurate. हम्म। हम्म, इसके लिए वो डेफिनेशन लिखना है ना। नहीं नहीं, इसी को देखते हुए आपने लिखना है। अच्छा। देखो, प्रिसाइसनेस की क्या कंडीशन होती है कि द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू शुड बी क्लोजर टू ईच अदर, राइट? टू से जी सर। सही है। सो ये हमें क्लोजर दिख रही है, सो द वैल्यूज आर प्रिसाइज, राइट? बट इट बट इज, नॉट क्लोज टू ट्रू वैल्यू। हाँ, तो क्लोज नहीं है, तो इस वजह से आपके पास जो है वो नहीं है, क्या बोलते हैं,
आप इसको कह सकते हो कि एक्यूरेट नहीं है, सही है। सो द एक्सपेरिमेंटल values are close to each other but different from true value. So the results are precise but not accurate, right? चलो आगे आ जाओ, अगले से करवा दें। अगला आ जा भाई, ये क्वेश्चन करेगा, करना है नहीं अबे यार। अच्छा आगे आप पढ़ लो। A sphere floats in equilibrium on the surface of seawater of density 1050 kilogram meters per cube. As shown in figure 2.1, 21% of the volume of the sphere is below the surface of the water. Calculate the density of the sphere. हम्म, क्या करें? Force is equals to rho g. रो जी वी, फोर्स अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी वी। ओके, सो हमारे पास क्या करें, इसमें क्या रखें? तो बताओ तो यार। देखो अगर अगर हम ऐसे सोचें कि अगर हम पानी की डेंसिटी रख लें यहाँ पे, तो ये द डेंसिटी, अच्छा मास दिया हुआ है तो फ्लूइड, ओके। ओके द डेंसिटी, इसमें हमारे पास यही ऑप्शन बचा और तो कुछ नहीं बचा। अगर हम डेंसिटी ऑफ द वाटर रखें, सही है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास आ गई 1050, सही है। और जी हमारे पास आ गया 989.81, सही है। और जो वॉल्यूम पानी का डिस्प्लेस हुआ होगा, क्योंकि सिर्फ 21% ऑफ द वॉल्यूम इज बिलो द सरफेस, तो 21% की वजह से डिस्प्लेस हुआ होगा, तो हम ले लेते हैं 0.121% ऑफ द टोटल वॉल्यूम वी, राइट। सो दिस विल गिव अस द फोर्स एफ, राइट। लो समझ रही हो, ये कहानी समझ में आई? ओके। Yes, sir. अच्छा जनाब, अब चूंकि वो फ्लोट कर रहा है, तो हमारे पास जो अपथ्रस्ट होना चाहिए, सही है, जो कि वेट होना चाहिए इसका, वो डाउनवर्ड होगा, वेट, सही है। और जो अपथ्रस्ट होगा वो ऊपर लगेगा, राइट। और वो दोनों इक्वल होने चाहिए बिकॉज इट इज फ्लोटिंग, सही है। नहीं यहाँ कहीं बोला हुआ है फ्लोटिंग, सही। इक्विलिब्रियम बोला हुआ है, इसका मतलब है अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, सही है। तो इसका मतलब है कि वेट जो होगा, जो कि होगा मास टाइम्स ग्रेविटी, सही है, वो उसको हम जो है ना एफ के बराबर रख सकते हैं, सही। एफ इज बेसिकली द अपथ्रस्ट, यानी यू उसको कह देते हैं अपथ्रस्ट, सही। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं, सही है। So mass of the whatever this is and times the gravity is equals to 1050, 0.21 times v, ओके। जी से जी कैंसिल कर दिया। अब इसके मास के अंदर तो हम इंटरेस्टेड है नहीं, डेंसिटी के अंदर इंटरेस्टेड है यार। दो नंबर के अंदर इतना जलील करा था यार, तो गलत है यार। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, सही है। अच्छा बलून का वेट जो होगा वो बलून के पूरे वॉल्यूम की वजह से होगा, 21% की वजह से तो नहीं होगा, राइट। तो हमने बलून की डेंसिटी ली, मल्टीप्लाई बाय वी इज इक्वल टू बलून का मास, राइट। तो बलून के मास को हमने बलून के मास से रिप्लेस कर देते, यानी डेंसिटी वाली चीज को मास से रिप्लेस कर देते हैं।
तो हमारे पास आ जाएगा मास की जगह हमारे पास आ जाएगा रो टाइम्स वी इज इक्वल टू डेंसिटी हमारे पास आई 1050 टाइम्स 0.21% ऑफ वी। सही है। तो v से v कैंसिल हो गया एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद 1050 टाइम्स 0.21। अबे समझ रही हो ना? नहीं समझ रही? जी सर, समझ गई। समझ गई? ओके। मुश्किल क्वेश्चन तैयारी। सर ये 0.21 वी कहाँ से है? लाइक आपने 21% को कन्वर्ट किया ना, जी मगर जी वी जी के साथ में। ब्रो, हमने कहा कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द बलून इज v, राइट? Since the 21% of the balloon, since the 21% of the volume of the balloon is into the water, so I'm just taking v as 21%. यानी v as the volume, क्योंकि उन्होंने exact value volume की नहीं दी हुई, right? ये मसला है, सही। समझ रहे हो? जी सर। कितना आ रहा है? 220.5। ओके। तो यू आर सेइंग 220, 220 सही हो गया। आगे आ जाओ। The sphere is now held so that the entire volume is below the surface of the water. The sphere is then released. Calculate the initial acceleration of the sphere. सही है। सो अब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। सही है, वेट कम होगा। सही है, जिसकी वजह से वो ऊपर उसने ट्रेवल करना है। सही है, ऐसे ही सोच रहे हो ना? और अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर ये हो जाएगा कि अब थ्रस्ट माइनस वेट इज इक्वल टू एम ए। सही है। तो अब थ्रस्ट हमारे पास आ रहा है, अब थ्रस्ट है ही नहीं, और वेट है। अच्छा, एक्सेलरेशन की कोई और इक्वेशन भी नहीं हो सकती। तो अब थ्रस्ट में हम कह सकते हैं कि भाई रो जी बी। सही है। वेट में हम कह सकते हैं एम जी। सही। और इज इक्वल्स टू एम ए। सही। अच्छा, अब सबसे पहले तो डेंसिटी से मास वॉल्यूम वॉल्यूम वगैरह निकालने हैं अगर हमें। 21% ऑफ द वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम हमें एग्जैक्ट वैल्यू वॉल्यूम की नहीं पता, डेंसिटी हमें पता है। फिर सारी चीज़ों को डेंसिटी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ए के अंदर हम इंटरेस्टेड है। सही। तो डेंसिटी ऑफ द स्फीयर इज 220। सही है। और जी हमारे पास आ रहा है 9.81। और इसका वॉल्यूम भी हमें नहीं पता। ओके, वी ले लेते हैं वॉल्यूम को। सही है। मास हमारे पास होता है डेंसिटी टाइम्स वॉल्यूम। सही है। तो ये वी आ जाएगा। सही है। टाइम्स जी इज इक्वल टू दूसरा वाला मास भी हमारे पास रो टाइम्स वी होगा। सही है। और ये हो जाएगा ए। सही है। तो हमारे पास सब डेंसिटी, सॉरी, ये सब कैंसिल हो जाएगा और रो और वी कैंसिल होंगे ना। तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम हमारे पास बच रहा है 9। तो जीरो बच रहा है हमारे पास, एक्सप्रेशन ही नहीं आ रही। तो हम अब सॉरी 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 अब थ्रस्ट होगा ड्यू टू वाटर की डेंसिटी। सही है। तो अब थ्रस्ट ड्यू टू वाटर की डेंसिटी, और ये अच्छा, फिर हमारे पास इसकी डेंसिटी। ओके, सही है। तो हमारे पास वॉल्यूम तो सेम है, चाहे वाटर का वॉल्यूम है चाहे बलून का वॉल्यूम हो, क्योंकि बलून का जितना वॉल्यूम होगा वाटर का वॉल्यूम उतना ही डिस्प्लेस होगा। सही है। तो वॉल्यूम तो सेम होगा, डेंसिटी अलग अलग होगी। सही है। तो 1050 टाइम्स 9.81 माइनस रो हमारे पास है इसका 2220.5 टाइम्स 9.81। सही, इक्वल्स टू, अच्छा रो है इसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं। सही। 220.5। सही, इक्वल्स टू ए। जरा निकालो प्लीज, कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है।
सर अपने पहले वाले के लिए रो 1050 की यूज की, दूसरे वाले के लिए 220। बच्चे जो अपथ्रस्ट होता है, सही है, देखो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को अगर ध्यान में रखो, ऊपर वाली इक्वेशन, सही है। सो अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन को अगर आप जहन में रखो, सो ये जो इक्वेशन है ये बेसिकली आपके पास अपथ्रस्ट माइनस वेट, राइट। सो अपथ्रस्ट होता है ऑलवेज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस ऑफ द लिक्विड इन द लिक्विड, राइट। तो अब ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये लिक्विड का आप लोगे, राइट। तो लिक्विड की डेंसिटी मैंने इस्तेमाल की यहाँ पे, अब ये जो वेट है, ये वेट ऑफ द बलून है, तो बलून की डेंसिटी मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली, राइट। ये बलून की डेंसिटी आ गई जो मैंने पिछले वाले पार्ट में ली थी, और यहाँ पे बलून का मास आना चाहिए, सो मैंने बलून का मास ले लिया, समझ रहे हैं भाई जी सर समझ। ये कॉन्सेप्ट। 37. 37, तो मैं चेक कर लेता हूँ, ये मुझे तसल्ली दे नहीं रहा। 2.7 पहले क्वेश्चन के अंदर, ओके, पहले क्वेश्चन के अंदर उन्होंने इतनी सारी चीजें दी हुई है। रिएक्शन बिटवीन टाइम हेयरिंग द स्प्लैश एंड स्टॉपिंग द स्टॉप वॉच, ओके। साउंड वाला ये मैंने बताया था, मेरे ध्यान में आया था। स्टूडेंट माइट नॉट लेट गो ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड, अगर ये उसने बताया। स्टूडेंट माइट नॉट लेट गो ऑफ द स्टोन एंड एट द स्टार्ट एंड द स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द सेम टाइम, राइट। जीरो एरर इन द स्टॉप वॉच, कुछ भी, कोई भी पॉसिबिलिटी आप दे सकते हो, सही है। प्रिसाइजनेस और एक्यूरेसी से ये हमने सही लगा। 220, अरे भैया 37 आ रहा है, बेहतरीन आ रहा है। फॉर्मूला तुमने सही लगाया, हाँ सही है, इक्वेशन सही इस्तेमाल किए, फॉर्मूला भी सही लगाया, परफेक्ट। आगे आ जाओ। यस राबिया। Sphere accelerates upwards but remains entirely below the surface of the water. State and explain what happens to the acceleration of the sphere as its velocity begins to increase. हम्म, देखो फॉर्मूला क्या था, आ रहा समझ में, आ रहा है नहीं आ रहा, नहीं आ रहा Okay. ना। थोड़ा थोड़ा। देखो अब सीन ये है कि बलून मान लो वो इसके अंदर है, सही है। तो अब आपके पास जो अपथ्रस्ट है वो, जब तक अपथ्रस्ट बेसिकली होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से या हाइट डिफरेंस की वजह से, सही है। तो प्रेशर डिफरेंस आपके पास सेम आ रहा होगा, सही है। लेकिन जैसे जैसे आप बाहर निकलने लगोगे, सही है, अच्छा, एक्सीलरेशन अपवर्ड, बल्कि है ना, हम तो यहाँ पे स्टेट अगर उसकी बात कर रहे थे तो टेंशन ही नहीं है, ड्रैग फोर्स की दे रहे थे ना। जब हमारे पास वेलोसिटी, देखो उसने ये हिंट दी हुई है ना, वेलोसिटी बिगिन टू इंक्रीज, सही है, तो इसका मतलब है कि, अच्छा जी, तो अच्छा ओके, तो हमारे पास सीन ये है कि अपथ्रस्ट यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, सही है, वेट नीचे कांस्टेंट है, सही है। लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ड्रैग फोर्स इंक्रीज होती रहेगी, सही है। ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगी, रिजल्टेंट डिक्रीज होगी, रिजल्टेंट डिक्रीज होगी, तो आपके पास एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, राइट। तो ये कहानी, तो हम कह सकते हैं कि भाई एज द velocity increases the drag force will increase, सही है। सर तो इसमें हम विस्कस फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं। मेरी जान, ड्रैग विस्कस एक ही चीज होती है। सही। विस्कस ड्रैग उसका पूरा नाम होता है, सही है, क्योंकि लिक्विड की कोई ना कोई विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी बेसिकली हम गाढ़ेपन को कहते हैं। अगर जैसे आप देखो ना, आप ऑयल है, शहद आप देखो, शहद, घी आप देखो, तो उनके अंदर एक सॉर्ट ऑफ गाढ़ापन होता है, गाढ़ी सी होती है वो, सही। तो उस चीज को हम विस्कोसिटी कहते हैं। तो जिस लिक्विड की जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उसके अंदर चीज उतनी कम डेप्थ तक जा सकेगी, राइट। तो ये होता है, जी। सही है। फोर्स विल इंक्रीज, अच्छा, ड्रैग फोर्स विल इंक्रीज, so resultant force
will decrease, and hence the acceleration decreases. सही हो गया क्या? अगला आजा। The principle of conservation of momentum जी, in interacting bodies. नहीं, in an isolated in an system. isolated system, the total momentum before the collision is equal to the total momentum after the collision. Okay. In an isolated system, the total momentum before and after the collision will be same. सही हो गया। अच्छा जी, अभी काम ये करो कि चलो आगे चलो जरूर। A firework is initially stationary and explodes into three fragments A, B, and C that move in a horizontal plane as shown in the view from above in figure 3.1. Fragment A has a mass of 3m and moves away from the explosion at speed 4 meters per second. Fragment B has a mass of 2m and moves away from the explosion at 6 meters per second. Fragment C has a mass of m and moves away from the explosion at a speed v and at an angle theta as shown. Calculate the angle theta. हम्म क्या? अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, फायरवर्क इज इनिशियली स्टेशनरी, क्या फिर इसको फिर से? Initial momentum 0 होगा. परफेक्ट परफेक्ट। सो टोटल इनिशियल मोमेंटम यानी वर्टिकल डायरेक्शन में भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, सही है ना? सो मोमेंटम इनिशियल वो हमारे पास होगा 0। ओके, सही है। आगे क्या करें? फिर आगे वर्टिकल वाला लें या हॉरिजॉन्टल वाला लें, फिर है, इससे कोई आ भी एक ले जाता लो। है. कोई भी एक लो या कोई भी जी, रैंडम, कोई दोनों में से कोई भी ले लें या कोई एक ले। फिर कोई एक लेना है. है। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी ना वेलोसिटी के कंपोनेंट बना लेते हैं, मोमेंटम के कंपोनेंट बना लेते हैं, सही। सो वी cos theta and that would be v sin theta, राइट? अच्छा, बट चूंकि हम मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे हम छोटा सा m भी लगा देते हैं, सही। ओके, मोमेंटम आ गया। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें सो हमारे लिए सही रहेगा। लेट्स ट्राई विद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सही। सो इनिशियल horizontal momentum is equals to final horizontal momentum, सही है। So initial horizontal momentum is 0, right? And final horizontal momentum is the, अच्छा चूंकि हम horizontal direction में ले रहे हैं so horizontal direction में सिर्फ ये चीज़ है बस, सही है। So I'm taking rightward as positive, so 3m times 4, right? Plus the leftward as negative, so m times minus v sin theta, right? अच्छा जी, इक्वेट कर देते हैं। सो m v साइन थीटा इक्वल्स टू दूसरी तरफ से क्यों, तो नेगेटिव साइन खत्म हो गया, 3 4 12 m, सही है। m से m कैंसिल कर दो, तो अरे भैया फंस गए हम तो, हमारे पास v भी नहीं है, सही है। चलो इसका मतलब हमें दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, सही है। तो एक इक्वेशन तो हम यहाँ पे हमने बनाई, v साइन थीटा इक्वल्स टू 12, राइट, एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन अगर हम बनाएं वर्टिकल के लिए, सही है।
तो इनिशियल वर्टिकल इज 0, आफ्टर द कोलिजन वर्टिकल दो डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है 2m की वेलोसिटी के साथ, so आई एम टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव 2m टाइम्स 6, सही, प्लस माइनस, अच्छा प्लस डाउनवर्ड की जो वेलोसिटीज है मैं उनको नेगेटिव ले रहा हूँ, सो m टाइम्स v cos थीटा, तो m टाइम्स माइनस v cos थीटा, सही है, and that's it, like only two things are in vertical plane, सही है। So अगर हम इसको simplify करें, so that simplifies and become mv cos theta equals to 12m, come on man, ये 12 क्यों बन रहा है? अच्छा चलो 45 डिग्रीज आ जाएगा फिर, अच्छा मान लिया, चलो ये आ गया, तो v cos theta equals to 12, राइट। तो अब जो है तुम v को v के साथ इक्वेट कर दो, सही, सही जनाब। सो तुमने कहा कि भाई v यहाँ से अगर v को तुम सब्जेक्ट बनाओ, सो दिस बिकम v इज इक्वल टू 12 ओवर साइन थीटा, यहाँ से अगर तुम v को सब्जेक्ट बनाओ, सो 12 ओवर कॉस थीटा, सही है। एंगल मुझे लग रहा है 45 आने वाला है, सही है। सो अब अगर तुम दोनों को इक्वेट कर दो, सो दिस बिकम 12 ओवर साइन थीटा इक्वल्स टू 12 ओवर कॉस थीटा, सही है। 12 12 से कैंसिल करके जीरो मत कर देना, 1 हो जाएगा, राइट। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दो, सही है। सो 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सही है। तुमने पढ़ा है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा होता है, सही है। तो तुमने कर दिया इसको टैन इनवर्स 1 इक्वल्स टू थीटा, जरा निकालो कितना बनता है, 45 बन रहा है क्या? 45 ही है। है ना? ये बहुत लंबा काम करा रहे हैं यार ये। अच्छा जी, ओके, समझ में आया, समझ में आया। थोड़ा सा इन्होंने कॉम्प्लिकेट किया, लेकिन आई विश तो क्या आ जाना चाहिए, ओके। ओके, आगे आ जा भाई। Calculate the speed v. स्पीड वी, अच्छा ओके। So we know the angle that is 45, and so we can substitute यहाँ पे, ताकि वो 45 आंसर दे देगा हमें। तो v is equals to 12 cos theta, so v equals to 12 over cos 45, so cos 45 is under root 2 upon 2, तो ये रेसिप्रोकल कर दोगे, तो हो जाएगा 24, और कैलकुलेट करो, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, 24 अपॉन 2। सर इधर साइन ले सकते हैं, साइन थीटा। बिल्कुल ले सकते हो भाई। सो 12 टाइम अंडर रूट 2 आ रहा है, 16.9. 16 पॉइंट, ओके, सही है। 16.9 17 से काम चला रहे थे, सही, कट। जी. चलो आगे आ जाए भाई। The firework in B contains a chemical that has a mass of 5 grams and has a chemical energy per unit mass of 700 joules per kilogram. When the firework explodes, all of the chemical energy is converted to the kinetic energy. Fragments A, B, and C show that the total chemical energy in the firework is 3.5. हम्म Law of conservation of energy लगाएंगे. Loss in chemical energy होगा gain in kinetic energy. है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन द केमिकल एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से लाएगा भाई? अच्छा जी, एक फिर मिनट। तीनों की काइनेटिक एनर्जी ढूंढेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, वो हमारे पास केमिकल एनर्जी आ जाएगी. अच्छा ऐसा कह रहे हो, ओके। The firework in B contain a chemical that has a mass of 5 gram and has chemical energy per unit, okay, so ये मान लिया आप कह रहे हो ऐसे ही। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी का समेशन, सही है, या हम कह देते हैं काइनेटिक एनर्जी का गेन इज इक्वल टू लॉस इन केमिकल, ये पॉइंट लिख देना भाई, क्योंकि शो दैट वाला क्वेश्चन है, केमिकल एनर्जी, सही है।
एंड अगर हम इसको देखें तो हमारे पास, देखो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, तो वो एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है उसके, सही है। अच्छा, अब मसला ये आ रहा है हमारे पास है ना, यहाँ पे एम की फॉर्म में आंसर आ रहा है, सही है। और जबकि हमें आंसर देना है 35 जूल्स के अंदर, तो शायद हम यहाँ पे फंस जाए, समझ रहे हैं? फंस रहा है, नहीं फंस रहा? हम कैंसिल कर लेंगे। कहाँ से करेगा बे? तो सारे एम तो एक साइड है, उसको दूसरी साइड पे एम होने चाहिए, तभी कैंसिल होगा ना, तो हो ही नहीं रहा। अच्छा जी। सोचते हैं फिर थोड़ा सा, कुछ बनाते हैं कहानी इस तरह की। यार देखो, उन्होंने जो है ना कुछ स्टोरी लिख के दी, हमने उस स्टोरी को यूज नहीं किया। ये वाली स्टोरी, ये स्टोरी नहीं लग रही मुझे। देखो उसने कहा द firework in B contain the chemical that has a mass इतना, the chemical energy per unit mass is that much, what is when the firework explode all the chemical energy is transferred into kinetic energy, show that the total chemical energy, right? So we know that the mass, the energy per unit gram, सही है, per unit kg, so 1 kg contain 700 joules of kinetic energy, right? But we have 5 gram, which means 5 exponent negative 3 kgs. So we have 5 exponent negative 3 kgs. So that's correspond to how much kinetic, how much energy, chemical energy, जो भी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, समझा भाई? मतलब समझा? जी सर, समझ गया। ये करना था। एक्सपोनेंट नेगेटिव 3 कितना आ रहा है? 3.5। तो 3.5 एंड यू गेट शो, सही है। अच्छा जनाब, सो 3.5 इक्वल टू, यहाँ पे लिखना है जो भी चीज़ आप कह रहे हो, सही है। यहाँ पे आप, ये जूल्स है, ये एनर्जी है, सही है। ये एनर्जी, इसको प्रॉपर लिखोगे, सही है। अगर प्रॉपर नहीं लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा एक, सही याद रखना। यहाँ पे जब नई चीज़ को सब्जेक्ट बना रहे हो, तो मैं एग्जामिनर रिपोर्ट 100 दफ़ा पढ़ा चुका हूँ, सही है। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब नई चीज़ सब्जेक्ट बनाओगे, सो तुमने उसका लिखना है कि क्या चीज़ सब्जेक्ट बनी है। ओके, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द मास m। अब उसमें वो करना है जो आप लगा रहे थे, सही है। लॉस इन केमिकल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, समझा? जी सर। तो लॉस इन chemical is equal to gain in kinetic, ओके। तो हमारे पास जो लॉस आ रहा है वो हमारे पास है 3.5 जूल्स का, सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। सो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकाल लें, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ जाएगी हाफ एम। अच्छा, अब इसका एम मैंने ले लिया सी का, सही है। और ये सी की जो वेलोसिटी है वो हमने 17 निकाली थी, सही है। तो इंटू 17 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 3m, सही है, टाइम्स 3m है, किसी का पास ऐसे ही लिख दिया, 3m है, और 4 की इसकी वेलोसिटी है, ओके। 4 की इसकी वेलोसिटी है, सही है, प्लस हाफ इंटू 2m, सही है। और इसकी कितनी वेलोसिटी है भाई? 2m 6 की वेलोसिटी है, सही हो गया। चलो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बन जाए, अबे यार ग्रीन ही सिलेक्ट हो रहा है बार बार। हमारे पास ये बन जाएगा, जरा सॉल्व करो भाई, इसको कितना बनता है? 17 का स्क्वायर है, 17 का नीचे स्क्वायर। वाला नहीं क्या लेंगे? क्या क्या भाई? आपने 3 कंपोनेंट्स का ले लिए ना, तो नीचे ब्रो वाले का नहीं लेंगे? ब्रो, जब काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती ना। तो काइनेटिक एनर्जी में मैंने डायरेक्टली इसको लिया हुआ है, बस इसको लिया हुआ है, सही। इसको लिया हुआ है और इसको लिया हुआ है, सही। काइनेटिक एनर्जी चूंकि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन लेस होती है, तो इसलिए आपको एंगल को कंसिडर ही नहीं करना है। जब एंगल को कंसिडर ही नहीं करना है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की बात ही नहीं करोगे, समझ लो ना भाई? सही सही। ओके। अच्छा जी, टू द वो 17 का स्क्वायर बताओ कितना आता है? 289। 289 आता है, ओके। तो 289 m ओवर 2 प्लस 16, 16 तिया 48 है, सही है। 48 m/2। अगर कम वक्त तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर सॉल्व करो, कितना बनता है? 36, 72, 72 m/2, सही है।
So just add them all. 10, 9, 0, 9. 0.017 आ रहा है फाइनल आंसर बता रहे हैं 0.0179, 0.018 ले लेते हैं, सही है। 0.0171 आ रहा है अच्छा 171, 0.02 ओके सही है ना, सही लिख रहा हूँ या अभी भी गलत लिखा? तो सही है। सही है, ओके परफेक्ट है। चलो आगे आ जाओ, राबिया से कराते हैं। राबिया आ जाओ भाई। For a progressive wave, state what is meant by the frequency. Number of oscillations in 1 second. इन 1 सेकेंड, ओके। अच्छा, हम पर यूनिट टाइम कहते हैं, सही है। नंबर ऑफ ऑसिलेशन और जनरलाइज कर देते हैं, सही है। पर यूनिट In 1 second गलत हो जाएगा। टाइम। यार देखो, गलत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर सही होता है। देखते मार्किंग की, देखते हैं कि वो क्या करेगा। ऑल तो होना तो चाहिए। The number of wavefront crest trough passing point per unit time, the or per unit time, पर यूनिट टाइम ही कह रहा है, पर सेकंड अगर हम पर यूनिट टाइम पासिंग थ्रू अ पॉइंट, आई थिंक ये सही होना चाहिए, गलत तो नहीं होना चाहिए। ओके आगे आ जाओ। A loudspeaker, microphone, and cathode oscilloscope are arranged as shown in Figure 4.1. The loudspeaker is emitting a sound wave which is detected by the microphone and displayed on the screen of the CRO as shown in Figure 4.2. The time based on the CRO. हाँ है भाई, आगे पीछे, ओके। The time based on the CRO is set to 0.50 millisecond per centimeters and the Viken is set to 0.2 volt centimeter per centimeter. Calculate the frequency of the sound wave. क्या करेंगे? Time period निकालना। ओके सही कह रहे हैं ना, हाँ। तो टाइम पीरियड कैसे निकालने भाई? 40 0 पॉइंट, centimeters में। तो यहाँ तक हमें एक वेव दिख रही है, एक वेव हमें दिख रही है यहाँ तक, सही है। तो इसका मतलब है 1 2 3 4, सो फोर बॉक्सेस कॉरेस्पॉन्ड टू वन वेव एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिली सेकेंड करेंगे, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मिली सेकेंड, यानी एक्सपोनेंट -3, सही है। तो ये हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड, एंड 1/, आंसर करोगे तो आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 500। सही है भैया। तो 0.2 एक्सपोनेंट -3 हो गया 500, सही। आगे चलिए। The amplitude of the signal received by the CRO. हम्म अच्छा, एम्पलीट्यूड के लिए हमने वाई गेन देखना पड़ेगा, एक एक्सपोनेंट -3, ओके सही है। सो एम्पलीट्यूड के लिए हमने वाई गेन देखना पड़ेगा, कितना जा रहा है? 1 2 3 4 0.8 5, centimeter। 2.8, 1 2 3 4, ओके। 2.4 आ रहा है ना? नहीं, 2.1 2 3 4, हाँ सही, 2.8 आ रहा है, सॉरी। सो 2.8 when one box is 0.2 volts, सही है। तो 2.8 बॉक्सेस है एंड वन बॉक्स इज ऑफ 0.2, सही है। जरा निकालो कितना बनता है? 0.56। 0.56, ओके। हम वैसे आंसर तो चेक कर नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ का। अच्छा, इसमें तो शो दैट वाला क्वेश्चन था, एक मिनट इसका आंसर तो चेक कर लेते हैं, सॉरी यार। 0.17 के आ रहे हैं, सही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने लिखा है, अबे लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ओके लिखना चाहिए था, हमने नहीं लिखा।
बाकी तो मेरे ख्याल से सही है। 17 आ रहा है, 45 आ रहा है, और tan थीटा इक्वल्स टू 1 वो हमने कर दिया है। 17 45 सही है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन का जो ना, एक मार्क काट रहा है, बदतमीजी में हो गया। खैर, आगे आ जाओ, सर बोलो। आपने इसको 2.8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? मुझे देखो ना, हमने एम्पलीट्यूड निकालना है, सही है। एम्पलीट्यूड का मतलब है ऊपर जाना है, सही। एक मिनट, सॉरी। हाँ, एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल, सही सही। सो एम्पलीट्यूड के लिए हमने ऊपर जाना है, सही है। सो यहाँ तक जो बॉक्सेस आ रहे हैं वो 2.8 बॉक्सेस आ रहे हैं, सही है। क्योंकि 1 बॉक्स ये हो गया, 2 बॉक्स ये हो गया, 2.2468, सही है। तो 2.8 सही। बॉक्सेस हो गए वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 1 बॉक्स है 0.2 वोल्ट्स का है, राइट। तो इसलिए जो है मैंने सही। उसको इससे से मल्टीप्लाई किया, समझ रहे? जी सर। ओके, आगे आ जाओ ब्रो। The intensity of the sound wave in B is reduced to a quarter of its original intensity without a change in frequency. Assume that the amplitude of the signal received by the CRO is proportional to the amplitude of the sound wave. On figure 4.3 sketch the trace that is now seen on the screen of the CRO. जी, क्या करें? आ रहा है कुछ ध्यान में आ रहा Intensity is directly proportional to amplitude of sound. है? ओके, इंटेंसिटी हो जाएगी प्रोपोर्शन टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी आई ओवर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू I1 और A1 ले लो, और I2 ले लो, और A2 ले लो, सही है। क्योंकि हमें नई नई वेव बनानी है ना, तो पुरानी वेव को I1 A1 कह रहे थे, और नई वेव को जो है I2 A2 कह देंगे, सही है। तो अब लेट्स से कि इंटेंसिटी जो है वो इनिशियली आई की हम ले लेते हैं, आई नॉट ले लेते हैं, सही है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड आ रहा है वो ये तो 0.56 ले लो, या फिर 2.8 बॉक्सेस ले लो, सही है, क्योंकि हमें एट द एंड बॉक्सेस को पे ही प्लॉट करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2.8 बॉक्सेस का एम्पलीट्यूड आ रहा है, सही। और फाइनल इंटेंसिटी उसने कहा कि रिड्यूस अ क्वार्टर ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी, क्वार्टर बोले तो I0/4, I0/4, सही है। और इस एम्पलीट्यूड के अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, सही है। तो जरा बना लेते हैं सब्जेक्ट उसको, A2 ए डैश का स्क्वायर, सही, इज इक्वल टू I0/4 का मतलब है 0.25, राइट। 0.25 ऑफ I0, सही है, टाइम्स ए हमारे पास 2.8 का स्क्वायर आ रहा है, सही है, डिवाइडेड बाय I0, सही है। तो I0 से I0 कैंसिल हो गया, और जब हम इसको रूट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.25 टाइम्स 2.8 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? 1.4. 1.4। तो इसका मतलब है कि आपका जो बॉक्स होना चाहिए, वो बॉक्स आपके पास 1.4 सेंटीमीटर उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए, नए वाले बॉक्स को 1.4 सेंटीमीटर। तो अब जब हम ट्रेस बनाएंगे तो वो सिर्फ 1.4 होने चाहिए, सही, यानी 1.2 1.4 यहाँ तक होना चाहिए। अभी आप रोज समझिए। जी सर। मुझे नहीं सुनाई दिया, हाँ बोला कि नहीं बोला? क्या बोल रहे हैं? समझ में आया ऊपर से क्या? कुछ तो बोलो यार। नहीं सर, समझ आ गया। अच्छा, समझ आ गया। ओके, सो अब यहाँ पे जो है, अगर हम वेव बनाए, अब देखो हमें टाइम सेम रखना है, सही है। सही है। अबे यार, ये गलत हो गई। ये हो गया सेम टाइम, सही है। और
ये हो गया सेम टाइम, सही है। इससे चलो ओके, आगे आ जाओ भाई। A metal sheet is now placed in front of the loudspeaker and P as shown in figure 4.3. A stationary wave is formed between the loudspeaker and the metal sheet. State the principle of superposition. क्या बोलेंगे? When two waves meet, the resultant displacement of the wave will be equal to the sum of individual wave displacement. हैवी रट्टा लगाया है यार। तो when two waves meet, overlap, superimpose, the resultant displacement will be equal to the sum of two individual wave displacements. Okay, perfect. आगे चलिए please. The initial position of the microphone is such that the trace on the CRO has an amplitude minimum. It is now moved to a distance of 1.05 meter away from the loudspeaker along the line joining the loudspeaker and metal sheet. As the microphone moves, it passes through three positions where the trace has an amplitude maximum before ending at a position where the trace has an amplitude minimum. Determine the wavelength of the sound wave. जनाब, ये आ रहा है ध्यान में, ये ब्लैंक हो रहा है ध्यान? नहीं आया समझ। अच्छा देखो, इसके अंदर सीन ये है कि अगर हम ये बात कर रहे हैं तो हम इसको इससे ऐसे बोलते हैं कि इन्होंने हमें ये बता दिए कि द सीआरओ हैज़ एन एम्पलीट्यूड मिनिमम। सो इनिशियली आपके पास एम्पलीट्यूड मिनिमम है, सही है, और ये आपके पास पूरी लाइन है डिस्टेंस लिए हुए, राइट। अच्छा जी, तो आपसे बोल रहा है कि it passed through three position where the trace has an amplitude maximum। तो तीन ऐसी पोजीशन बनाते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ रहा है। एक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, दूसरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, सही है, और तीसरा एम्पलीट्यूड ओ ओ एक मिनट छोटा पड़ रहा है इसको, सही है। तो एक एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, सही है, दूसरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आ गया, तीसरा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया बिफोर एंडिंग एट मिनिमम अगेन, राइट। सो दिस इज द मिनिमम। सो तीन एंटी नोड आ गए, सही है, एक दो तीन, और तीन नोड्स आ गए, सही है। और ये पूरे का जो डिस्टेंस है, उन्होंने इस पूरे का डिस्टेंस आपको बता दिया हुआ है कि ये पूरे का जो डिस्टेंस आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 1.05 का, राइट। और आपको ये चीज़ दिख रही है कि आपके पास जो है तकरीबन ये जो वेव है तकरीबन 1.5 वेव बन रही है, सही है। तो इसका मतलब है कि जो पूरी लेंथ आपके पास आ रही है वो आ रही है आपके पास L इज इक्वल टू 1.05 लैम्डा, राइट, सॉरी गलत हो गया, L इज इक्वल टू 1.5 लैम्डा, सही है, क्योंकि थ्री 3.5 वेव बन रही है, सॉरी 1.5 वेव बन रही है, यानी 1.5 वेव बन रही है पूरी। तो इस पूरी ये जो लेंथ एल है इसके अंदर जो है 1.5 वेव लेंथ फिट बैठ रही है, राइट। इस तरह से आप कह सकते हो, सही हो गया। सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो अच्छा एल की जो लेंथ है वो आपके पास जो है दी हुई 1.05 इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दो 1.5 लैम्डा, सही है। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा आ जाएगा, सही है। तो लैम्डा की जो वैल्यू आपके पास आ रही होगी तो मेरे पास जो आ रही है लैम्डा की वैल्यू वो आ रही है 0.70, सही है। तो 0.70, सही है।
तो बस इसके अंदर जो है ना स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट आपने यूज करना था कि स्टेशनरी वेव की कॉन्सेप्ट किस तरह से यूज है आपको ये चीज पिक करनी है कि थ्री मैक्सिमा का क्या मतलब है, नोड एंटी नोड किस तरह से बनना है, एंड यू हैव टू कंसिडर दैट दिस इज द स्टैंडिंग वेव, राइट। क्योंकि उसने जो ऊपर सीआरओ वाला सेटअप दिया हुआ है, उसने जो सीआरओ वाला सेटअप दिया है, मेटल शीट जब आप रख रहे हो तो उसकी वजह से आपके पास जो साउंड बनेगा वो स्टैंडिंग वेव जनरेट करेगा, राइट। तो बस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इससे जो है आपका कॉन्सेप्ट जो नहीं आंसर सही आ जाएगा, राइट। तो अगर आप इसको प्रोग्रेसिव वेव की तरह ट्रीट करोगे तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। सही हो गया। यस। Use your answers in B1 and D2 to determine the speed of sound in the air. अच्छा, B1 के अंदर मान लेते हैं कि हमारा आंसर इनका वाला आ रहा है, दैट इज 0.70। सही है। और उसके बाद जो है हमारे पास यानी लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमने इसकी निकाल रखी थी कितनी, 500। सही है। तो V इक्वल्स टू एफ लैम्डा से ये तो निकल आएगा। सही हो गया। तो V हमारे पास आ रहा है कितना है भाई, 500 इंटू 0.70, 350. 350। ओके, परफेक्ट। चलो भाई आगे आ जाओ। आ जाओ भाई, इलेक्ट्रिसिटी कौन करना चाह रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का है कोई इंटरेस्टेड बंदा? सर यस, मैं कर लूँ। आ जाओ आ जाओ। The student sets up a circuit with a battery, an ammeter, a heater, and light-dependent resistor. The battery has negligible internal resistance. A voltmeter is connected across with the heater. On figure 5.1, complete the circuit diagram for this arrangement. हम्म। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सीरीज सर्किट है, सारी सीरीज सही, उसने क्या रखा है, ऑल इन सीरीज। ओके। अच्छा, हीटर, हीटर का सिंबल आपको बनाना आना चाहिए वरना उसका नंबर आपका कट जाएगा पेपर में। हीटर का सिंबल ये इस तरह से होता है। सही। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जितने हैं उनके सिंबल आपको आने चाहिए। सही है। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो कि सिंबल्स आपको कहाँ से मिलेंगे, सो आप अपना सिलेबस खोलो, जाके गूगल सर्च करो, सिलेबस खोलो, और सिलेबस खोल के उसके एंड वाले पे जो आखिरी के जो कुछ पेजेस हैं वहाँ पे उन्होंने सारे सिंबल्स सारी चीज़ें दी हुई होती है। सही। तो ये कहानी है। अच्छा, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर हमारे पास होता है, इसका सिंबल इस तरह से होता है। सही है। जी जनाब, बताओ क्या होगा। फिर पहले एक सर्किट बनाएंगे, हम्म। उसके ऊपर ये हीटर और लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर लगाएंगे, साथ में कैमीटर कनेक्ट कर देंगे सीरीज के ओके। अंदर, और जो सारी, वोल्ट मीटर होगा वो पैरेलल कनेक्ट होगा। ओके, सारी चीज़ें सीरीज के अंदर, राइट, सिर्फ वो वोल्ट मीटर के अलावा। सही है, ये हीटर आ गया। सही है। आगे पीछे की कोई टेंशन नहीं है क्योंकि जाहिर बात है सीरीज सर्किट है। सही है, आगे हो या पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है। सो ये हो गया एंड ये हो गया। सही है। और दूसरी चीज़ हमारे पास है, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द हीटर। वोल्ट मीटर, एम मीटर। सही है। फिर इसे नीचे की तरफ लगा सकते हैं वोल्ट हाँ जी मीटर। हाँ जी हाँ जी, लगा सकते हैं लगा सकते हैं। ओके। और ये हमारे पास है एलईडी, एल डी आर। सही है। एंड दिस इज कंप्लीट द डायग्राम ऑफ दिस अरेंजमेंट। ओके, सो यू डोंट नीड टू लेबल इट बिकॉज वो सिंबल से पता चल रहा है कि क्या चीज़ क्या है। Okay, आगे आ जाओ। दो एरोज नहीं लगाने, जी भाई। एलडीआर के ऊपर दो एरोज नहीं लगाने वो। हाँ, यस यस। लाइट डिपेंडेंट है तो इसे यूं लगाओगे, अगर लाइट इमिटिंग डायोड होगा देन वो इमिट करते हुए दिखाओगे, राइट, आउटपुट बाहर की तरफ। सही है, चलो आगे आ जाओ। The heater is a wire made of metal of resistivity 1.1 into 10 power minus 6. The wire has a length of 2 meters and cross-section area 3.8 into 10 power minus 7. The reading on the voltmeter is 4.8 volts. Calculate the resistance of the heater. हम्म। R is equal to rho L upon A. I इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। सही है। सो रेजिस्टेंस हमारे पास आ रही है, हमें रेजिस्टेंस ही निकालनी है। ओके, रेजिस्टिविटी में दे रखी है 1.1 एक्सपोनेंट -6। ओके, एंड एल हमें दे रखा है 2 मीटर की लेंथ है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया में दिया हुआ है 3.8 एक्सपोनेंट -7। सही। कितना आ रहा है?
5.789. 5.78, so 5.8 कर देते हैं। चलो The reading on the ammeter. अब एक मिनट। इसमें वो V is equal to IR. ओके ओके, v इक्वल्स टू आई आर कैसे करोगे? v इक्वल्स टू आई आर 4.8 over 5.8. है 0.82 आ रहा है. अच्छा ओके चलो बच गया। 4.8 ओवर 5.8, तो ये क्योंकि वो एमीटर वोल्ट मीटर जो है वो उसी के क्रॉस लगा हुआ है, तो इससे कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। और इससे ये वो इससे जो करंट पता चलेगा वो एमीटर, उससे जो करंट पता चलेगा वो हीटर के थ्रू करंट पता चलेगा, लेकिन चूंकि सीरीज सर्किट है तो इसे जो करंट हीटर में से जाएगा वही करंट एमीटर का भी होगा, राइट। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। ओके कितना आ रहा है भाई? 0.827. 827, सो 83। ओके अच्छा जी, इसका सही आ रहा है। आगे आ जाओ। The heater is replaced by a new wire. The new wire is made of the same metal as the wire in B and has the same length but a larger diameter. The resistance of the LDR remains constant. State and explain whether the new wire has a resistance that is greater than, less than, or the same as that the wire in B. हम्म, Diameter बढ़ा है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा. सही है क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो करंट उसके अंदर ज्यादा फ्लो करेगा, तो ओके रेजिस्टेंस कम होगी. तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सही है। सो larger diameter means larger area, so greater current flows through it, hence resistance would be lesser. Okay आगे आ जाओ। State and explain whether the new reading on the voltmeter is greater than, less than, or equal to 4.8 volts. फिर रे- voltmeter की रीडिंग सेम होगी. है जब रेजिस्टेंस लेस हो गई है, नहीं नहीं, तो वोल्टमीटर का कम हो जाएगी रीडिंग बिकॉज सही वो है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके क्योंकि सीरीज सर्किट है, करंट तो सेम रह रहा है, राइट। नए सर्किट के अंदर नए कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहेगा, सही। सो वोल्ट मीटर shows lesser reading, सही है, as resistance directly proportional to voltage and current remain the same in series circuit। चेक भी कर लेते हैं कि क्या कह रहे हैं ये। ओके ये तो हमने सही लिखा है। a larger for the new a larger for the new wire and ओके सही है। ही अच्छा जी, करंट इन अच्छा ओके हीटर रेजिस्टेंस सो स्मॉलर, ओके ईएमएफ स्मॉलर होगी ना, स्मॉलर हमने कहा है, सही है। ओके जनाब आगे आ जाओ। आजा भी कासिम, यंग मॉडल से क्वेश्चन आया। Yes. आ जाओ, यंग मॉडल्स बोले तो Define the young models to stress or strain. सिर्फ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, अच्छा ओके। सो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, सही। समटाइम रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन लिखते हैं, लेकिन चेक करते हैं, रुको स्ट्रेन मार्किंग किसी चेक करते हैं। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन जस्ट, ओके आगे आ जाओ। सर कभी कभी हमने रेशो में लिखना होता है नहीं अगर यानी रेशो का मतलब ये कह रहा हूँ कि ये तो आप देखो रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, राइट। या फिर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज द सेम थिंग एज द रेशो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सही है। या फिर अगर आप स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन करके लिख दो तो भी चल जाएगा, राइट। आगे आ लेकिन जाओ।
A uniform wire suspended from a fixed support, masses are added to the other end of the wire shown in figure 6.1. The variation of the length L of the wire with the force F applied to the wire by the masses is shown in figure 6.2. The cross-section area of the wire is 0.95 millimeter square. Determine the unstretched length of the wire. तो ओके इसमें जनाब। हम डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट। अबे ओए, एक्सेस टू वायर चेक कर, कुछ भी नहीं अच्छा, करना। हमारे पास Q1 है, F1 है, तो ये मीटर में, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, जरूरत ही नहीं है, मीटर में ही तो है, सेंटीमीटर में थोड़ी कन्वर्ट करना है। अबे ओए, मिलीमीटर, एक देखो, देखो ऐसे सोचो, उसने वेरिएशन ऑफ द लेंथ दिया हुआ है, सही है, बोला डिटरमिन द अनस्ट्रेच लेंथ। अनस्ट्रेच लेंथ जब होगी तो उसके उस वक्त लोड कितना होना चाहिए, जब अनस्ट्रेच लेंथ होगी जो लोड फोर्स कितनी होनी चाहिए। यस। अबे कुछ तो बोल यार। सर, नहीं पता। अबे क्यों भाई, अगर आप किसी चीज को खींच ही नहीं रहे हो तो क्या वो खींचेगी? जीरो हो गई तो बस, जीरो होगी। सो अब जीरो फोर्स पे देख लो कितनी लेंथ आ रही है ग्राफ से। समझा नहीं वन समझा? पॉइंट जी सर, हाँ, बस ये करना था। सही हो गया ना? सो बस इस तरह से जो है इसको करना था, समझ रहे हो? सो जी सर। अच्छा जी, सो हमारे पास आ रही है डिटरमिन द स्ट्रेच, ओके, 1.998। सही है, आगे आ जाओ। और फॉर एन अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ 13 न्यूटन, डिटरमिन द स्ट्रेस इन द वायर, तो फोर्स अपॉन एरिया कर लेंगे। ओके, फोर्स अपॉन एरिया, सही है। फोर्स आ रही है 30 न्यूटन की, एरिया कहाँ से लाएगा भाई? एरिया गिवन है पीछे, ओके, 0.94, मिलीमीटर है। तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे, 10⁻³ होल स्क्वायर हो जाए। है, होल स्क्वायर कहाँ पे लगेगा? सर 10⁻³ के ऊपर। हाँ, सिर्फ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 एक्सपोनेंट -3 होता है, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर आपके पास रहेगा 1 एक्सपोनेंट -6। सही है। सो ओके, तो अब जरा कन्वर्ट करो, कितना आ रहा है? 3.2 टाइम्स 10⁻⁷। 3.2 एक्सपोनेंट 7। ओके, आगे आ जाओ। द स्ट्रेन ऑफ द वायर, तो इसीलिए हम वो अप्लाई कर लेंगे। स्ट्रेन का उसको क्या फॉर्मूला, कहते हैं, ओरिजिनल नहीं, हाँ चेंज इन लेंथ एक्सटेंडेड, ओरिजिनल। हाँ, इसको ओके सही है, चेंज इन लेंथ ओवर द ओरिजिनल लेंथ। सही, ओरिजिनल लेंथ आपने निकाली अभी 1.998। सही है, और ओरिजिनल लेंथ मेरे पास है ये, टू ओरिजिनल लेंथ निकाली, और ये जो एक्सटेंडेड लेंथ है वो मेरे पास ये आ रही है, यहाँ से तक मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास चेंज इन लेंथ आ जाएगी। सही है। सो जरा माइनस करो इन दोनों को, कितना बनता है? 2.003, एक मिनट लिख लेते हैं यहीं पे, 2.003 माइनस 1.998, राइट? 5 × 10⁻³ सही है, डायरेक्ट आंसर बता दो, इस डिवाइड बाय 1.998 कर दो। डायरेक्ट आंसर बता रहे क्या? नहीं सर, अभी बता रहा हूँ, 2.5 टाइम्स 10⁻⁻³ टू है आंसर, 2.5 एक्सपोनेंट -3। एक मिनट चेक कर लेते हैं, सही पता नहीं, सही कह रहे हो, सही आ रहा है, सही आ रहा है, सही, हाँ, सही सही सही। ओके, बेहतरीन। ओके जनाब, आगे आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन करेगा ये? किसका वीक है किसी का वीक है क्या? यस, अगर वीक नहीं है, फिर मैं कर लूँ। हाँ आ जाओ कर लो। Table 7.1 shows incomplete data for three flavors types of quarks. The elementary charge is E. Use a complete table 7.1 by inserting the missing charges. हम्म, Down का -1/3 है और charm का +1/3। प्लस कहाँ से आएगा बे? और 1/3 हमेशा नेगेटिव में होता है।
समझ रहे? चार्म का फिर -1/3। -1/3। हाँ। अच्छा देखो, एक मिनट, हमारे पास अप, डाउन, सही है, टॉप, बॉटम, चार्म और स्ट्रेंज, सही, स्ट्रेंज, सही है। इन तीनों के जो चार्ज होते हैं ऊपर वाले वो 2/3 होते हैं, और इन तीनों के जो चार्ज होते हैं नीचे वाले वो -1/3 होते हैं, सही। सो चार्म का चार्ज होना चाहिए 2/3, सही है। समझ रहे? जी सर। सही। जितने भी एक टाइप के कॉर्क ना, ये बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। एक मतलब 3 कॉर्क होते हैं जो कि एक टाइप के होते हैं, यानी एक चार्ज के होते हैं, +2/3 के। और 3 कॉर्क होते हैं जो कि -1/3 के होते हैं, राइट। चलो आगे आ जाओ। आप एंटी अप का एंटी कर दो, इसका तो पता है ना भाई? जी सर, इसका पता। सही है, ऑपोजिट चार्जेस होते हैं। ऑपोजिट होंगे, परफेक्ट। चलो आगे आ जाओ। Use the symbols in table 7.1. State a possible quark composition for the following hadrons. Neutral baryon. Zero charge होगा इसके ऊपर। अबे एक और कॉम्पोजिशन बतानी है। बेरियन है तो एंटी क्वार्क या क्वार्क होगा इसके ऊपर। सही है। कितने, 3 होंगे, 2 होंगे, पहले तो ये बताओ। सर 3 होंगे। 3 होंगे। तीनों एंटी होंगे या तीनों क्वार्क होंगे? सर तीनों एंटी होंगे। हैं? अच्छा चलो, तीनों एंटी में कौन कौन से नाम बताओ। सर यस। एक एंटी होगा और एक नॉर्मल हो, नहीं नहीं, वो वो है, तो फिर दूसरा चलो बन अपने, जाएगा, हाँ, मीजॉन बन जाएगा। मीज़ोन बनेगा वो। बेरियन में ये तो तीनों ये वाले में से होंगे, ये तो तीनों ये वाले में से होंगे, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, सही है। ओके। देखो न्यूट्रल हमें बनाना है ना, अब हम ट्राई कर लेते हैं, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं ना। मुझे एंटी में से तो बनता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन आपकी खातिर मैं कर लेता हूँ। सही। अगर आप तीनों को ले लो, सही है, सो -2/3, सही है, -2/3 +1/3, सही है। सो -4/3 +1/3 -1 बन रहा है, सही है। सो अगर आप इन तीनों को लोगे तो भी यही बनेगा, अगर आप इसके 2 लोगे और इसका 1 लोगे तो भी वही बनेगा, सही है। और अगर आप ये तीनों ले लोगे तो +1/3 का चार्ज बनेगा, तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है, सही। तो इसका मतलब है कि ना तो, यानी अगर आप कॉम्पोजिशन ले लो ये वाली, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म, तो वो आपको देगा -1 का चार्ज, सही। अगर आप एंटी अप और एंटी डाउन ले रहे हो, सही, तो भी वो आपको -1 का चार्ज देगा। अगर वो आप एंटी चार्म और डाउन को और एंटी डाउन ले रहे हो तो भी आपको -1 का चार्ज देगा, सही है। और सिमिलरली अगर आप तीनों एंटी डाउन ले रहे हो तो आपको +1 का चार्ज देगा, राइट। तो इससे आपके पास न्यूट्रल नहीं हो पा रहा है कहीं से, राइट। तो यहाँ पे दो अगर क्वार्क्स लेंगे। 2 क्वार्क नहीं होते भाई, हेड्रॉन 3 होते हैं हमेशा। हेड्रॉन में 2 पॉसिबिलिटी नहीं होती ब्रो। मीजॉन के अंदर पॉसिबिलिटी होती है, हेड्रॉन के अंदर सिर्फ मिनिमम 3 होते हैं, राइट। अच्छा अगर आप देखो एंटी क्वार्क से नहीं बना ना, तो छोड़ दो, क्वार्क से बना देते हैं, सही है। अगर आप देखो अप, अप डाउन, अगर हम ले डाउन अप डाउन डाउन ले लेते हैं ना यार, अप डाउन, अबे न्यूट्रॉन नहीं आ रहा था जहन में तेरे, है भाई? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को बता देना, अप डाउन डाउन हो जाए, खत्म, समझा? जी सर। वो उसी से बोल देते वो हो जाता है। अब देखो, अब ये मीजॉन कह रहा है, अब इसमें आप वो कर सकते हो कि मीजॉन में क्या लगाओगे। अब एक एक, क्वार्क और एक एंटी क्वार्क। परफेक्ट है, सही है। और उससे जो है आपके पास, अगर ये दोनों पिक करोगे, सही है, तो 0 चार्ज देगा, सही है, हमें प्लस का बनाना है। अगर हम इसको पिक करें, सो ये हमें दे देगा, आ, +1 का हाँ चार्ज ये देगा दे ये। रहा है, ओके। 1, आगे आ जाओ। Quarks are fundamental particles. Electrons are in another group of fundamental particles. State the name of this group. Lepton. आगे चलो। State the name of another particle in this group. Neutrino. न्यूट्रिनोस, सही हो गया, परफेक्ट, सही। सो ये वाला क्वेश्चन अब थोड़ा सा एडवांस करते जा रहे हैं, सही है, लेकिन खैर ये आसान, थोड़ा सा आसान से सर था। अगर बोलो बोलो।
बेरियन में 3 एंटी क्वार्क नहीं होते हमारे पास? बच्चे 3 भी हो सकते हैं, बेरियन के अंदर 3 एंटी क्वार्क हो सकते हैं, वो फिर एंटी बेरियन बनेगा, लेकिन लेकिन तीनों हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो चार्ज गिवन चार्ज है उससे न्यूट्रल बेरियन कहा हुआ था, राइट, कंडीशन लगाई हुई है ना। सो न्यूट्रल बेरियन एंटी क्वार्क से बन ही नहीं रहा था, एंटी क्वार्क से न्यूट्रल मतलब जीरो चार्ज आ ही नहीं रहा था, समझ लो ये मसला था। सही। तो ये तो इसलिए हमने इससे बनाया। सर हम्म। सर बोलो। वो पोलराइजेशन का सवाल समझाने से जो कल देखा। ओके। हम्म, अच्छा ये पेपर तो यहाँ तक हो गया ना। चलो अच्छा ये पेपर तो खत्म हो गया, चलो बस सही है। 1 मिनट देना।